हाँ जी, तो मैं आपकी यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया कि ये ध्रुवीय हैं। तो जब ये दोनों ध्रुवीय हैं तो इनके बीच में ये द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव बंध पाया जाएगा। आपने पढ़ा होगा द्विध्रुव द्विध्रुव का मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि शुद्ध हिंदी में कहें तो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य इसके अंदर पाया जाएगा। तो आप देखिए दोनों के अंदर द्विध्रुव द्विध्रुव है। अब जब आप इन दोनों का विलयन बनाएंगे तो चूंकि इनके अंदर भी द्विध्रुव बंध था, द्विध्रुव द्विध्रुव, और इनके अंदर भी द्विध्रुव द्विध्रुव था, जब दोनों को आप मिलाएंगे तो ये एक ही टाइप के बंध बनाते, तो इनके बीच भी पाया जाने वाला बंध द्विध्रुव द्विध्रुव बंध ही होगा। तो आप मुझे बताइए, चूंकि जो आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन लिए हैं उनके मध्य पाए जाने वाले बंध आपस में मिलाने के बाद जो आपका विलयन बन रहा है उनके मध्य पाए जाने वाले बंध दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा विलयन है वो कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही आप बेंजीन और टॉलुइन का उदाहरण भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको पहला एग्जांपल जो है वो बेंजीन का दिया। बेंजीन देखिए पूरी तरीके से इसमें कोई आवेश नहीं होता, कोई भी इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो बेंजीन है आपकी कैसी है, पोलर है या नॉन पोलर है? तो ये ध्रुवीय नहीं है, आपकी अध्रुवीय है, इसमें कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है। और बिल्कुल ऐसे मैं आपको एक और उदाहरण इसके साथ मिक्स करने वाली हूं। ये है आपकी टॉलुइन, ये बेंजीन थी, दिस इज टॉलुइन। तो आप देखिए इन दोनों के अंदर इसमें भी कोई ध्रुवता नहीं है, तो इसमें जो है वो अध्रुवीय अध्रुवीय आपका जो है वो बंध पाया जाएगा। तो इसके सारे अणुओं के बीच में भी अध्रुवीय अध्रुवीय बंध है, इनके सभी अणुओं के बीच में भी अध्रुवीय अध्रुवीय बंध है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, चूंकि इनमें एक ही प्रकार के बंध पाए जा रहे हैं, तो मिलने के बाद भी इनमें अध्रुवीय अध्रुवीय बंध ही होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब आपके घटकों में पाए जाने वाले बंध मिलाने के बाद बनने वाले विलयन में पाए जाने वाले बंध के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनसे मैच करते हैं, तब बनने वाले विलयन को हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। तो आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आपके आदर्श विलयन के उदाहरण हो गए, बेंजीन और टॉलुइन भी आपके आदर्श विलयन के उदाहरण हो गए। और आइए चलते हैं अब अनादर्श विलयन की तरफ। अगर आपको याद आ रहा हो तो अनादर्श विलयन भी मैंने आपको हिंट दिया था कि आदर्श विलयन के 3 बेसिक लक्षण थे कि वो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, तो अनादर्श वाले राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। जो आपके आदर्श वाले विलयन हैं वो चूंकि राउल्ट के नियम का पालन कर रहे थे, तो उनके लिए यही वाला ग्राफ आएगा जो आपने राउल्ट के नियम में पढ़ा था। यानी कि आपने ए और बी कंपोनेंट्स को यानी घटकों को जब डाला था तो आपको याद होगा इधर ए का मोल प्रभाज इतना था और बी का मोल प्रभाज इतना था, इधर बी का मोल प्रभाज इतना था और ए का मोल प्रभाज इतना था, और यहाँ इनके शुद्ध दाब थे, आपको याद आ रहा होगा। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इनके जो थे वो आंशिक दाब थे, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स के, आपको याद होगा। और यहाँ पी बी बराबर था पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ आपका पी टोटल था, मैंने राउल्ट के नियम में भी आपको पढ़ाया, जो पी और पी बी के बराबर था। सीधी बात, ये वाला ग्राफ जो आपने राउल्ट के नियम में पढ़ा वो आदर्श विलयन का ग्राफ है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अनादर्श विलयन की। तो अनादर्श विलयन जो है वो इस तरीके का कोई भी ग्राफ फॉलो नहीं करेंगे। कहने का मतलब पहली बात, वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी उसको फॉलो नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, और उनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी कभी भी 0 नहीं होगी। आपको ये बात याद रखनी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर 0 नहीं होगी तो कितनी होगी, तो याद रखिए 0 नहीं होगी कहने का मतलब या तो 0 से ज्यादा होगी या फिर 0 से कम होगी। अगर सारी वैल्यू 0 से ऊपर जाती हैं तो धनात्मक विचलन हो जाएगा, और अगर सारी वैल्यू 0 से नीचे आती हैं तो वो ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पढ़नी है कि अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ठीक है। और आपके जो दूसरे वाले होंगे वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करेंगे, राइट। अब हम एक एक करके बढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको उदाहरण दूंगी, और उदाहरण आप समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उदाहरण देने जा रहे हैं इथेनॉल। ये रहा आपका इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल, जो जनरली ड्रिंकिंग पर्पस के काम आता है, लोग जनरली यही पीते हैं, C2H5OH।
और इसके अंदर हम पानी मिक्स करने जा रहे हैं, दैट इज दिस। ओके, तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों के मध्य किस प्रकार के बंध पाए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, तो हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन बंध हर उस जगह पर पाया जाता है जहां पर FON से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर O से डायरेक्ट H एक ये है और एक ये है, तो यानी यहां हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। और यहां पर भी देखिए O से डायरेक्ट एक H जुड़ा हुआ है, यानी इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। तो अब आप देखिए, आपको लगता है कि दोनों में मैडम एक ही प्रकार के बंध पाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बंध है तो इसे भी आदर्श विलयन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए यहां पर O से डायरेक्ट जुड़े हुए H दो हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको जो हाइड्रोजन बंध है वो उसका डबल मैग्नीट्यूड है, यानी कहने का मतलब वो ज्यादा है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जबकि यहां पर आप देखिए ये वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर रहा है, बट जो ये वाला पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ना, वो अच्छी बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन पार्ट तो अध्रुवीय होता है, वो तो कोई अच्छी बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, उसमें तो सबसे बेकार जो होते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसे समझ लीजिए, ना ये अच्छा बंध बनाता है और ना ही ये अच्छा बंध बनाने देगा। तो आप इन दोनों को ऐड करने वाले हैं, लेकिन ऐड करने से पहले आप समझ लीजिए कि ये A था और ये B था। B के अंदर भी हाइड्रोजन बंध है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी अच्छी है। और A के अंदर भी हाइड्रोजन बंध है, लेकिन उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो जैसे ही आप इस इथेनॉल को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, क्या करेगा ये इथेनॉल, जितने भी पानी के अणु थे, मान लीजिए कि एक बॉक्स है और इसमें ये आपके पानी के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इथेनॉल इन लोगों के बीच में आएगा और इनके बंध तोड़ेगा, और इनके अच्छे वाले बंध तोड़कर इनके बीच बीच में चला जाएगा, इनके बीच में घुस जाएगा। और जब इनके बीच में जाएगा तो आप तो जानते ही ना अच्छी बॉन्डिंग करता था और अब ना करने दे रहा है। आपको नहीं लगता कि जैसे ही इथेनॉल के मॉलिक्यूल इसके बीच बीच में जाएंगे तो इनकी अच्छी बॉन्डिंग की वजह से वाटर के जो अणु थे वो पास पास थे, लेकिन इस इथेनॉल के अंदर घुस जाने की वजह से वो अणु जो है वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, यानी आपको नहीं लगता कि वॉल्यूम थोड़ा फैल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि वॉल्यूम तो एक्सपैंड हुआ, इन बंधों को तोड़ने के लिए, जो वाटर के अणुओं के बीच में थे उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि वहां डबल हाइड्रोजन बंध बनाने की कैपेसिटी रखते हैं वाटर मॉलिक्यूल। जबकि इथेनॉल जो जब उनके साथ बंध बनाएगा वो सिर्फ एक ही बंध बना सकता है, हाइड्रोजन बंध, वो भी अच्छा नहीं। तो आप सोचिए कि टूटने वाले बंधों के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, जबकि जो नए बंध बन रहे हैं उसमें इतनी ऊर्जा निकल नहीं रही है। तो इसका मतलब यहाँ डेल्टा H की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा खर्च ज्यादा हो रही है बंध तोड़ने में, लेकिन इतने अच्छे बंध बनने की वजह से हमारी ऊर्जा निकल नहीं रही है। तो आपको ये पता होगा ऐसी सारी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित ज्यादा कर लेती हैं, हालांकि उन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती कम है, तो ओवरऑल हम यही कहेंगे ना कि ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा अवशोषित करती हैं, और तो उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इन जो भी मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया इसके अंदर देखिए डेल्टा H का मान धनात्मक आ रहा है। और आप देखिए वाटर के अणुओं के बीच बीच में इथेनॉल घुस गया, ना अच्छी बॉन्डिंग की ना करने दी, जिससे अणु दूर दूर चले गए, तो जिससे वॉल्यूम भी फैल गया। तो वॉल्यूम फैल गया का मतलब वॉल्यूम भी प्लस में आ रहा है। आप देखिए तो डेल्टा V मिक्सिंग जो होगी वो भी प्लस में होगी, डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो भी प्लस में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब ये राउल्ट के नियम का पालन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए वाटर में अच्छी बॉन्डिंग थी, तो जिनके अणुओं के बीच में अच्छे बंध पाए जाते हैं वो जल्दी वाष्प नहीं बनाते। हम ये नहीं कहेंगे कि वाटर वाष्प नहीं बनाता, वाटर वाष्प बना रहा है, उसका अपना वाष्प दाब होगा, लेकिन उसका वाष्प दाब अब इसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि आप देखिए कि ये जो है ना इसमें अच्छी हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, ये दूसरे अणुओं से ज्यादा अच्छे से गिरा हुआ है, तो ये ज्यादा वाष्प दाब नहीं है इसका, और इसका वाष्प दाब थोड़ा ज्यादा है। लेकिन मिक्स करने के बाद क्या हुआ, मिक्स करने के बाद जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो भी ब्रेक हो गई, और जब वो भी ब्रेक हो गई तो यानी उसके बंध कमजोर हो गए, और अब उसे भी पहले की अपेक्षा ज्यादा वाष्प बनानी पड़ेंगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A और B को जब आप मिक्स करते तो मिक्स करने के बाद जो वाष्प दाब होगा वो ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, A और B दोनों के योग की अपेक्षा। तो आप देखिए यहां पर तीन चीजें निकल के आई कि राउल्ट के नियम से जो हमने वाष्प दाब निकाला उसकी अपेक्षा यहां जो विलयन बनने वाला है उसका वाष्प दाब कहीं ज्यादा आ रहा है,
ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये लोग राउल्ट के नियम से हर चीज धनात्मक आ रही है तो हम कहेंगे कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो कर रहे थे। तो अब एक बार मैं आपको और क्लियर कर रही हूँ कि वाटर और इथेनॉल आपने लिया, वाटर में अच्छी हाइड्रोजन बंध और इथेनॉल में अच्छे हाइड्रोजन बंध नहीं थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आपने इनका 10 ml और इसका 10 ml मिलाया तो वो 10 और 10 20 नहीं आएगा। आप इसको एक्सपेरिमेंटली घर पे करके देख सकते हैं। वो 20 से ज्यादा वाले ही कंटेनर में आपका सॉल्यूशन आ पाएगा, क्योंकि जब इसके अणु इसके अंदर गए तो ये दूर हो गए और फैल गए। चूंकि फैल गए तो फाइनल आयतन जो है वो ज्यादा आएगा। सपोज आप 22 मान लीजिए और इनिशियल आयतन तो आपको दिख ही रहा है 10 + 10 = 20 है। तो आप जब टैली करेंगे क्या डेल्टा वी मिक्सिंग, तो आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग जो देखिए प्लस में आ रही है, +2 ml, यानी 2 ml की बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखिए ये वाष्प दाब भी ज्यादा निकला, डेल्टा वी भी ज्यादा निकला। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, डेल्टा एच जो होती है अभिक्रिया की कुल ऊष्मा। तो आप देखिए इसमें अभिक्रिया की कुल ऊष्मा भी ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आपने इथेनॉल को वाटर में मिक्स किया तो वाटर में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध मजबूत थे, जिन्हें इथेनॉल को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ी बाहर से, यानी हमने बाहर से ज्यादा ऊर्जा दी। लेकिन जब इथेनॉल ने वाटर के साथ बंध बनाए तो वो कमजोर थे, इसका मतलब है वहां इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकली। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमें इस अभिक्रिया के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ी। ऊष्मा देने वाली हर अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और इन सारी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव। तो देखिए तीनों चीजें पॉजिटिव आ गई। तो जो एग्जाम्पल था ये था अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है कि ऐसे कौन से विलयन है कि जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझाऊंगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल में मैं आपको क्लोरोफॉर्म दे रही हूँ। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, देखिए CHCl3, और इसमें मैं डालने वाली हूँ एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए, अभी मैंने प्रीवियस वाले आपके एग्जाम्पल में आपसे पूछा था कि हाइड्रोजन बंध कहाँ पाया जाता है। तो शायद आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन बंध हर उस जगह पर पाया जाता है जहां पर FON से H डायरेक्ट जुड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर O तो है, परंतु इस O के साथ डायरेक्ट H नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर H है लेकिन इनके साथ FON नहीं जुड़े हुए, यानी हाइड्रोजन बंध यहाँ भी नहीं पाया जाएगा। तो फिर इनमें क्या होगा आप जानते हैं, ये ध्रुवीय अणु हैं। ध्रुवीय क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा चालाक या विद्युत ऋणात्मक तत्व तो ऑक्सीजन है। ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा 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 अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए इन पर एक साइड में जो है पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज आएगा। कहने का मतलब ये आपके ध्रुवीय अणु हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल ऐसे ही तीनों क्लोरीन चालाक हैं कार्बन की अपेक्षा, यानी विद्युत ऋणात्मक है। ये तीनों अपनी तरफ खींचेंगी और इन दोनों में भी चालाक कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा। तो ओवरऑल यहाँ धनात्मक आएगा, यहाँ जो है वो ऋणावेश आ जाएगा। तो आप बस इतना बताइए, जिन अणुओं के एक साइड में धनावेश और एक साइड में ऋणावेश आता है वो आपको पता होगा कि वो ध्रुवीय होते हैं। तो ये भी ध्रुवीय हो गया आपका और ये भी ध्रुवीय हो गया। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में द्विध्रुव बंध पाया जाएगा और इनके बीच में भी द्विध्रुव बंध पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने इनको मिलाया तो आप देखिए इसमें एक नया बंध बनेगा। ये रहा आपका एसीटोन का सूत्र, ठीक है, और ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र। अभी आपको पता है कि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन खींचे थे कार्बन से और कार्बन ने खींचे थे हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन पर धनावेश आया था और इन लोगों पर ऋणावेश आया था। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद होगा, ऑक्सीजन ज्यादा चालाक थी, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे थे और इधर से चूंकि इलेक्ट्रॉन खींचे थे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया था। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया ऑक्सीजन के सामने कौन आ गई? हाइड्रोजन। और अब देखिए ऑक्सीजन के सामने जैसे ही हाइड्रोजन आएगी इन लोगों को मौका मिल गया क्या बनाने का? हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है द्विध्रुव बंध से। तो आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि ये अणु मान लीजिए इतनी दूर दूर पर थे पहले क्लोरोफॉर्म के भी और एसीटोन के, लेकिन अब वो जब क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन मिक्स हुआ है तो हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से वो एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए हैं। और करीब आने का मतलब उनका बंध और अच्छा हो गया है। तो आप देखिए कि जब कभी भी घटकों के बीच पाए जाने वाले बंध कमजोर हों लेकिन उनको मिलाने के बाद बनने वाले बंध मजबूत होते हैं, तो ऐसे अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करते हैं, ऋणात्मक विचलन शो करते हैं, राइट।
और आइए देखते हैं कि इस ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या है। तो आप देखिए, पहले ये लोग जो थे, इनके बीच में भी हमने आपको बताया कमजोर बंध थे। तो जब इनके आपस में अणुओं के बीच कमजोर बंध होंगे तो आप सोचिए, आप उन्हें गर्म करेंगे तो वो जल्दी जल्दी वाष्प बनाएंगे, और जब जल्दी जल्दी वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी काफी ज्यादा होगा। यानी ये लोग जब अकेले थे तो इनका अपना काफी अच्छा खासा वाष्प दाब था, लेकिन जब आपने इनको मिला दिया तो इनके मध्य एक अच्छे से बंध बन गए हैं, और अब बंध बनने की वजह से ये भी जल्दी वाष्प बनाने को तैयार नहीं और ये भी जल्दी वाष्प बनाने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है, मिलाने के बाद क्या विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर निकलेगा? कभी नहीं, और बल्कि घटकों के वाष्प दाब के योग से थोड़ा कम निकलेगा, क्योंकि अब ये जल्दी वाष्प बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इनके बीच में अच्छे बंध पाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब, यानी देखिए, इस वक्त आपका जो वाष्प दाब है पहले की अपेक्षा कम हो गया, राइट। अब वाष्प दाब चूंकि कम हो गया है तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि ऋणात्मक विचलन है। और अब दूसरी बात, अगर आपने इनका 10-10 ml लिया तो 10-10 ml इक्वल्स टू जो होगा वो 20 ml होना चाहिए था, पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त इनके अणु काफी करीब आ चुके हैं, और जब करीब आएंगे तो 10 और 10 इक्वल टू 20 ml वाले नहीं, आपके 18 ml वाले फ्लास्क के अंदर ही समा जाएंगे। तो आप देखिए, आयतन भी आपका कम हो गया, यानी इन सॉल्यूशंस के लिए आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू ऋणात्मक होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके अपने बीच में, घटकों के अपने बीच में इतने अच्छे बंध नहीं थे, लेकिन जब आपने इनको मिलाया तो काफी अच्छा बंध बना। यानी कहने का मतलब है कि बंध जो बना है वो ज्यादा अच्छा है, यानी ऊर्जा ज्यादा निकली होगी, जबकि ए और बी के घटकों को, जो घटकों के बीच में बंध पा जा रहे हैं, उन्हें तोड़ने के लिए जो ऊर्जा वो कम देनी पड़ी होगी। यानी ए बी घटकों को जो ऊर्जा देनी पड़ रही है वो कम, और जब उन घटकों के मिलने से विलयन जो बन रहा है उसमें ऊर्जा ज्यादा निकल रही है, तो ओवरऑल हमारी क्रिया जो होगी वो ऊष्मा छेपी मानी जाएगी। और जब वो क्रिया ऊष्मा छेपी है तो इसका मतलब डेल्टा एच का मान जो है वो ऋणात्मक माना जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर डेल्टा एच का मान जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो आप देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर हर चीज ऋणात्मक आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, वाष्प दाब भी ऋणात्मक आ रहा है। तो ये एक प्रकार का ऐसा विलयन आपको मिल रहा है जिसमें हर चीज जो है वो ऋणात्मक विचलन शो कर रही है। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले ग्राफ पे, कि धनात्मक विचलन का ग्राफ और ऋणात्मक विचलन का ग्राफ कैसे बनेगा। आप जरा ध्यान दीजिए कि जब आपने राउल्ट का नियम हमसे पढ़ा था तो उसमें आदर्श विलयन के लिए जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का आया था। सपोज यहाँ पर आपका ए कंपोनेंट यानी ए घटक आप डालने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो आप अपना बी घटक डालने जा रहे हैं, और डालने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका जो एक्स ए की वैल्यू थी वो 100% थी, और एक्स बी की वैल्यू जो थी वो 0% थी। यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू जो है वो 100% थी, और यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू जो थी वो 0% थी, राइट। तो यहाँ आपके जो थे वो शुद्ध दाब थे, आपको याद आ रहा होगा, और जब आपने मिक्स कर दिया था तो आपके आंशिक दाब थे। अब मैं अंदर कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये आदर्श विलयन का ग्राफ है, लेकिन वो सारे विलयन जो आपका ये आपको दिख रहा होगा, ये वाष्प दाब है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो वो सारे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि जब आप उन्हें मिक्स करेंगे तो धनात्मक विचलन का मतलब उनकी हर चीज ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए, ए का वाष्प दाब भी आपको लग रहा है कि वो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, तो वो राउल्ट के नियम को तो फॉलो नहीं कर रहा। ए का वाष्प दाब भी ज्यादा हो जाएगा, देखिए मैंने ऊपर की तरफ ग्राफ बनाया। बी का वाष्प दाब भी ज्यादा हो चुका होगा, मैंने ऊपर की तरफ ग्राफ बनाया, और कुल वाष्प दाब भी ज्यादा हो चुका होगा, देखिए ऊपर की तरफ ग्राफ बनाया, राइट। तो अगर ऐसा ग्राफ आता है तो आपको बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में लिखना है कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करने वाले सभी विलयनों के लिए है, राइट। बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका विलयन जो है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है, तो आप ऐसे केस में कौन सा ग्राफ बनाएंगे। ऐसे केस में आप देखिए, इसका जो है वो नीचे की तरफ ग्राफ होगा, और इसका भी नीचे की तरफ ग्राफ होगा, और इसका भी नीचे की तरफ ग्राफ होगा। तो आपको याद रखना है कि हर एक घटक का वाष्प दाब कम हो गया और कुल विलयन का भी वाष्प दाब कम हो चुका है, इसलिए इसमें सारी लाइंस नीचे की तरफ आएंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ना है, इंग्लिश में उसे कहते हैं एजियोट्रॉप, और हिंदी में उसे कहेंगे स्थिर क्वाथी। आपको पढ़ने स्थिर क्वाथी, और चूंकि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है स्थिर क्वाथी, ये टर्म जो है वो आपके आदर्श अनादर्श विलयन से रिलेटेड है, इसीलिए आप यहीं पर इसको समझ लीजिए। स्थिर क्वाथी को हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और इनका मतलब ये होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कहने का मतलब ये हुआ, आपने अभी अभी 2 एग्जांपल हमसे सीखे। एक आपने देखा क्लोरोफॉर्म CHCl3, आप देखिए इस CHCl3 में आपने देखा था कि
इस ClCl3 जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, और एसीटोन में भी आपने देखा था कि ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, लेकिन जब आप इनको मिक्स करेंगे तो इनके बीच में बड़ा अच्छा बंध बन जाएगा। और अब ये दोनों एक हो गए, अब ये दोनों एक हो गए। आप 1 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से समझिए कि दुनिया में कभी भी कोई भी 2 लिक्विड्स आप ले लीजिए, उनके क्वथनांक कभी बराबर नहीं होते। माना कि मैंने आपको यहाँ एक जो घटक है वो A दिया है और एक घटक B दिया, दोनों के अपने अपने क्वथनांक हैं, अपने अपने। यानी अगर आप इसको उबालोगे तो मान लीजिए सपोज दैट कि उसका कुछ अपना बॉइलिंग टेम्परेचर है x डिग्री सेंटीग्रेड और इसका अपना कुछ बॉइलिंग टेम्परेचर है y डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि दोनों को मिलाने के बाद अब जो आपको यहाँ मिक्सचर मिला है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बन गया है A और B के बीच में, तो यहाँ जो आपको विलयन मिला है वो आपको तो पता ही वो अनादर्श विलयन है। और यहाँ आपको ये बात याद रखनी है, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा ना वो x डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना वो y होगा, वो z डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही टेम्परेचर पर एक साथ दोनों बॉयल होंगे क्योंकि दोनों के मध्य में बंध बन चुका है। तो आप देखिए उनका जो क्वथनांक है, यहाँ से आप हेडिंग से पढ़िए, क्वथनांक जो है वो स्थिर हो चुका है। तो यदि 2 घटकों को मिलाने के बाद जिनका अपना अपना जो है वो क्वथनांक हो, मिलाने के बाद वो किसी एक ही ताप पर क्वथन करते हैं, तो उस स्थिर ताप को हम जो है मतलब उस स्थिर ताप वाले ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी कहते हैं, राइट। तो यानी कि कहने का मतलब राउल्ट के नियम से जिन लोगों ने धनात्मक विचलन शो किया और जिन लोगों ने ऋणात्मक विचलन शो किया वो दोनों ही स्थिर क्वाथी हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं स्थिर क्वाथी भी 2 प्रकार के हो गए, ऐसे स्थिर क्वाथी जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं और दूसरे स्थिर क्वाथी जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना कि जो ये देखिए आप राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करते हैं, अगर आपको याद हो तो इसमें सब कुछ कम हो जाएगा बंध बनाने की वजह से। तो आप यहाँ देखिए कि इनके बीच में चूंकि बढ़िया बंध बना और जिन भी अणुओं के बीच में बंध जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, तो उनको क्वथन करने में भी आपको मालूम है कि वाष्प बनाने की जरूरत होती है। यानी ये वाष्प इतनी जल्दी बनाने वाले नहीं है, यानी अब अगर आपको इनसे वाष्प बनवानी है ज्यादा तो आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा ताप देना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो x और y डिग्री सेंटीग्रेड है जो क्वथनांक है, और इन दोनों का मिलाकर मिलने के बाद जो होगा वो केवल z होगा। लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो z डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी वैल्यू x और y दोनों से ऊपर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो स्थिर क्वाथी होंगे जिनमें दोनों घटकों को मिलाने के बाद बने हुए विलयन का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से ज्यादा होता है, यानी हम इन्हें कहते हैं उच्चतम स्थिर क्वाथी कहते हैं, राइट। और अब हम आपको दूसरा एग्जांपल देने जा रहे हैं जो मैंने इससे पहले दिया था इथेनॉल का वाटर के साथ। अगर आपको याद आ रहा हो जब इथेनॉल को वाटर में आपने डाला था तो इसके मजबूत बंधों को इसने तोड़ दिया था। तो यानी कहने का मतलब उनके बीच में बंध कमजोर हो गए थे। यानी घटकों का क्वथनांक कुछ भी हो, मान लीजिए x है इसका